listeners, Jai Hind everyone. My name is Abhijit sir and I welcome you all on this wonderful platform of ICRAS जहाँ पे हम लोग सिविल्स 2025 एग्जाम्स के लिए जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज है हमारी उसका डिस्कशन करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेस्ट नंबर 26 उसके बारे में। Am I clear? So without wasting any further more time, let's begin on a positive note. Okay, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1. Yes, it is regarding election of president. प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेके हमेशा सवाल आता है, कंडीशंस को लेके आता है, which is very important. Let's begin. A legislator in India voted in the recent election of Vice President of India. ठीक है, but he was ineligible to vote in the last राष्ट्रपति इलेक्शन. ओके, तो उन्होंने क्या बोला है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में बेसिकली जो फिलहाल हुए हैं वहां पे वो इनएलिजिबल है. Which of the following can be the most लाइकली रीजन? याद रखना, यूपीएससी ने ये ट्रेंड बहुत ज्यादा बढ़ाया है. मोस्ट लाइकली या बेस्ट डिस्क्रिप्टिव है ना, ये है. तो देखते हैं. ही इज अ मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके, ही इज अ मेंबर ऑफ लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, ही इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ असेंबली. ठीक है, ही इज अ नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ही हैज वोटेड इन द रिसेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन बट वो अनएलिजिबल है इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन. तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, तो राष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए कौन से कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं है वो देखना पड़ेगा. और आप चारों पॉइंट में क्लियर है. इफ इज नॉमिनेटेड एमपी फ्रॉम दी अपर हाउस, याद रखना, क्योंकि राष्ट्रपति के इलेक्शंस के लिए वी नीड ओनली द इलेक्टेड एमपीज अलवेज इलेक्टेड एमएलएस ऑफ द स्टेट एंड दिल्ली पॉन्डिचेरी. लेकिन यहाँ पे सो अपर हाउस इज बेसिकली व्हाट, राज्यसभा. तो यहाँ पे एलिजिबल है क्या? नहीं. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी. एम आई क्लियर गाइस? चलो आगे बढ़ते फिर. अभी with reference to the Indian parliamentary system, even this is important. फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम गवर्नमेंट्स के ऊपर सवाल आते हैं. इंपॉर्टेंट सवाल है ये. कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट. ठीक है, कंसीडर तो करेंगे, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है, विच द फॉलोइंग आर डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. डिस्क्रिशनरी पावर्स, ये टॉपिक खुद इंपॉर्टेंट है. चलो, इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट इन अ स्टेट. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन देयर इज नो क्लियर मेजोरिटी. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है तो यहाँ पे आ सकता है. आस्किंग द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू कंसिडर द decision for the first time and basically resolution of the Lok Sabha if the Union Council of Minister has lost its majority. आप बताइए. याद रखना, जो राष्ट्रपति है उनका टेक्निकली सिचुएशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होते हैं. डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या है? व्हाट द आर्टिकल 74 and 75 सेइंग दैट देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू हेड एंड एडवाइज दी हु राष्ट्रपति. ठीक है, तो इसका मतलब है राष्ट्रपति को डिस्क्रिशनरी खुद से काम करना बिल्कुल नहीं है. उनको COM हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनके एडवाइस से ही काम करना बंधनकारक है. राइट. तो डिस्क्रिशन का मतलब क्या है? डिस्क्रिशनरी का मतलब है दोस इंस्टेंसेस वेयर राष्ट्रपति इज एक्टिंग विदाउट द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. गॉट माय पॉइंट गाइस? ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बेसिकली इसका क्या है आंसर? द आंसर इज बेसिकली सी. कौन से कंडीशन है? इंपोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल इन दी. तो याद रखना, ये इंपोजिशन जो होता है इट इज ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो क्या ये डिस्कशन पावर है? तो नहीं. प्रेसिडेंट रूल क्या है? आर्टिकल 356. ठीक है. अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर व्हेन दी नो क्लियर कट मेजोरिटी. यस, यहाँ पे डिस्कशन यूज कर सकते हैं. आस्किंग द काउंसिल ओके टू रिकंसिडर दैट डिसीजन एट द फर्स्ट इंस्टेंस. एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है. देन डिसीजन ऑफ द लोकसभा if the council basically has lost majority. Absolutely. तो इसका only 3, that is 2, 3 and 4. Am I clear guys? तो one more question regarding president, उसके violation को लेके बात, इनके impeachment को लेके बात करते हैं. The president can be impeached. Impeachment article क्या है? Under article 61 for non-conformity of the oath. Non-conformity मतलब अगर उन्होंने जो oath लिया है अगर उसको वो follow नहीं कर रहे हैं. ठीक है. And the statement 2 is saying the person can be impeached for the violation of the constitution. Okay. तो अभी हमें क्या देखना है? स्टेटमेंट 1 टेक्निकली अगर देखोगे तो दोनों स्टेटमेंट बराबर है. ठीक है. वॉल्यूशन के ग्राउंड्स पे बेसिकली वॉल्यूशन इज द ग्राउंड मेंशन्ड हो गया. मेंशन रीजन है वॉल्यूशन. अच्छा, ये जो वॉल्यूशन ऑफ संविधान है इसका कोई ग्राउंड एज सच एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड नहीं किया. एक्सप्लिसिटली मतलब व्हाट? क्लियरली मेंशन्ड नहीं किया है. ठीक है. बट अगर आप देखोगे राष्ट्रपति का जो इम्पीचमेंट है, आप राष्ट्रपति देखो, इट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन, इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री. राइट. एंड इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इज अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी. वो
एक कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो वो संविधान में जो शपथ दी है उसको उसको मानना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन टू फॉलो दी ओथ ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या है, अगर वो जो ओथ लेते हैं एंड जो ओथ ली है अगर उसको फॉलो नहीं करते, सो टेक्निकली दैट बिकम्स अ ग्राउंड फॉर violation of constitution on the basis of which the Rashtrapati can be impeached. Am I clear? Technically speaking, both statements 1 and 2 are actually correct, and statement number D explains statement number 2 explains statement number 1. Am I clear? ठीक है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो जो राष्ट्रपति है हमारे, राष्ट्रपति ओथ लेते हैं, राइट? ओथ जिसकी जो अगर आप देखोगे 1 2 3, तो सेकंड जो सेकंड ओथ है, ओथ टू प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व। तो प्रोटेक्ट भी करेंगे, डिफेंड भी करेंगे, प्रिजर्व भी करेंगे, किसको? दो चीजों को, द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, एंड द लॉ। तो अगर इन चीजों को अगर प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहे, डिफेंड करने में असमर्थ रहे या प्रिजर्व करने में असमर्थ रहे, तो टेक्निकली वो क्या होगा? वो टेक्निकली वो होगा वॉल्यूशन ऑफ संविधान, एंड दिस वॉल्यूशन कैन बी बिकम व्हाट? ग्राउंड्स फॉर आर्टिकल 61। Am I clear guys? ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर जल्दी से। सिटीजन आप यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मुझे समझ में आता, तो ये क्या है? दिस इज अंडर आर्टिकल 32। व्हाट इज दिस? दिस आर writs। writs का मतलब क्या है? फास्ट एंड क्विक। दिस आर प्रेरोगेटिव और जुडिशियल ऑर्डर्स, ठीक है, विच एनफोर्सेस फंडामेंटल राइट्स। इसलिए आर्टिकल 32 को क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंडामेंटल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। Am I clear? ठीक है। A citizen believes that a government official, अब सिटीजन है, he believes that a government official, ठीक है, has assumed an office without the proper legal authority, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के पास बेसिकली टू इंक्वायर इनटू द लीगलिटी कौन सा क्लेम कर सकते हैं? तो यहाँ पे है क्यू वारंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंडामस मतलब क्या? कमांड करना, काम करने के लिए। सर्जरी मतलब क्या? स्वैश करो या ट्रांसफर करो। हेबस कॉर्पस मतलब क्या? प्रोड्यूस दी बॉडी ऑफ, ये हमने देखा है, ठीक है। अब क्यू वारंट का एक बेसिकली इसका इंपॉर्टेंट क्या है? इट कैन बी इश्यूड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बाय एन एग्रीव पर्सन एज वेल एज नॉन एग्रीव्ड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जिसका आर्टिकल जिसका फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है वो तो एग्रीव पर्सन बन गया, लेकिन जिसका नहीं हुआ है बट ही इज स्टिल एन इंटरेस्टेड पर्सन या नॉन एग्रीव पर्सन, उसका वो भी क्यू वारंट को इशू कर सकता है। तो सो आंसर इज क्वेश्चन नंबर फॉर 4 इज बी। चलो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं। यस, ही इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, फर्स्ट लीगल मेंबर या लॉ मेंबर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसमें हमें क्या देखना है? विच वन इज करेक्ट, तो हमें करेक्ट देखना है, ठीक है। हमेशा देखना क्वेश्चन पढ़िए और जो डायरेक्टिव दिया है करेक्ट इनकरेक्ट उसको भी देखना, थोड़ा सा प्रेफर कीजिए। हमें क्लियर गाइस? अटॉर्नी जनरल के बारे में, ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years। यहाँ पे याद रखना, अटॉर्नी जनरल इज वन ऑफ दैट ऑफिस हु होल्ड्स द ऑफिस फॉर द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो ऐसा कोई यहाँ पे अटॉर्नी जनरल का कोई फिक्स टर्म नहीं है, कोई फिक्स टर्म उनका नहीं। तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। ही शैल रिजाइन when the union council of ministers resign। he shall का मतलब है कंपल्शन नहीं। इवन इफ इन केस काउंसिल डिसॉल्व होता है, नॉट कंपल्सरी कि उसने रिजाइन करना चाहिए। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा होता ही मे, तो स्टेटमेंट वुड हैव बीन डिफरेंट। यहाँ पे क्या लिखा? शल। नहीं, ये गलत है, शल नहीं होगा वो, बिकॉज ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है, ये एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब क्या? अ नॉर्मल प्रैक्टिस के जब भी काउंसिल डिसॉल्व होता है, स्वाभाविक सी चीज है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रिजाइन करते हैं, लेकिन करना ही चाहिए, एब्सोल्युटली नॉट अ हार्ड रूल। ही कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स, ठीक है, बट कैनॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी सच कमिटी। नहीं, ही कैन टेक पार्ट, यस, ही कैन बिकम अ मेंबर एज पर आर्टिकल 88, ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ एनी सच कमिटी। हाँ, लेकिन ही हैज जो राइट टू वोट है वो उनको नहीं मिलेगा इन दैट पार्लियामेंट्री मीटिंग। ज्यादा क्यों? क्योंकि जो राइट टू वोट है वो सिर्फ एमपीस को होता है, ये आपको याद रखना है। हमें अगले तो टेक्निकल में से करेक्ट कौन से हैं? नन। तो आंसर इज डेल्टा, नन, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन अंडर पार्ट 4 ऑफ द संविधान। पार्ट 4 इज व्हाट? डीपीएसपी। डीपीएसपी आर्टिकल क्या है? 36 to 51, ठीक है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द लेजिस्लेचर है क्या? नहीं है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी लेजिस्लेटिव नहीं, क्योंकि ये इन दोनों ये दोनों तो वैसे भी नहीं है, ठीक है। ये चला गया, ये चला गया।
सेपरेशन ऑफ लेजिस्लेचर फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, नहीं ये तो नहीं हो सकता, दिस इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बचा क्या, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप लोग बताओगे कौन सा आर्टिकल है, 50 या 51, जल्दी से बताइए। एक्सीलेंट, दिस इज आर्टिकल 50, दिस इज आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 किस में आता है, इट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल लिबरल डीपीएसपी, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि संविधान ने तो एज सच डीपीएसपी का कैटेगराइजेशन नहीं किया है। तो जैसे भी हम लोग डीपीएसपी को पढ़ते हैं एज पर देयर डायरेक्शंस, राइट, तो वो पढ़ने के बाद हमें समझ में आता है कि वी कैन कैटेगराइज डीपीएसपी इनटू 3 हेड्स, वन इज सोशलिस्ट डीपीएसपी, वन इज गांधीयन डीपीएसपी एंड वन इज व्हाट, इंटेलेक्चुअल लिबरल डीपीएसपी। तो इसमें जो आर्टिकल 50 आता है दैट कम्स अंडर इंटेलेक्चुअल लिबरल डीपीएसपी। एम आई क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? 6 ओके, चलिए लेट्स मूव ऑन टू, अभी पॉलिटिकल क्वेश्चन हमने कर लिए, काफी क्वेश्चंस कर लिए। अब हम लोग जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, करंट अफेयर विच आर द फॉलोइंग पब्लिशेस। याद रखना पब्लिकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, am I clear? तो जो भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं एटलीस्ट लास्ट 6 मंथ्स के, जिन्होंने इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस ने पब्लिश किया होगा कोई रिपोर्ट, कोई डेटा जिसमें इंडिया का स्कोर इंप्रूव हो चुका है या अनफॉर्चुनेटली डिक्लाइन हो चुका है, तो वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिशेस वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। तो एम्प्लॉयमेंट उसे हल्का सा समझ में आता है, सीधी सी बात है, इट इज ILO, लेबर ऑर्गेनाइजेशन। देयर आर सम क्वेश्चंस जो बेसिकली हल्का सा, इवन इफ इन केस यू डोंट नो, स्टिल प्रेडिक्टेबल हो जाता है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहाँ का, तो लेबर को रहेगा। तो ये बेसिकली ये रिपोर्ट क्या बोलता है, ये ना ग्लोबल लेवल पे जो क्या बोलते हैं लेबर मार्केट है ना, उसके ट्रेंड्स को वो दर्शाता है, बढ़ रहा है, कम हो रहा है, उसके कारण इकोनॉमिक्स पे क्या इम्पैक्ट है, तो ये रिपोर्ट उसी को दर्शाता है। द आंसर इज बेसिकली बी ओवर हियर। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राइम मिनिस्टर को लेके है, इंपॉर्टेंट है ये ऑफिस फिलहाल के न्यूज में। क्वेश्चन नंबर 9 उसके बारे में लिखा है, विद रेफरेंस टू प्राइम मिनिस्टर कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ठीक है, और उसमें हमें क्या देखना है, करेक्ट। प्लीज मेक श्योर कि आप क्वेश्चन के बाद उसका डायरेक्टिव भी बोल दो, इसको क्या बोलते हैं, डायरेक्टिव वर्ड्स। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, बिफोर प्रूविंग हिज मेजोरिटी इन द लोकसभा, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। Yes, a person can be appointed as a prime minister even before he is having majority। तो उसके बाद क्या है, ऑन दी फ्लोर टेस्ट ले लीजिए और मेजोरिटी ले लीजिए, ठीक है। स्टेप नंबर 1 इज करेक्ट, ये चला गया, ठीक है। फिक्स टेन्योर इज फिक्स्ड बाय द संविधान, नहीं, प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड बाय द संविधान, एक इट इज वेरी मच क्लियर। तो स्टेप नंबर 2 इज रॉन्ग, 2 वाले निकाल दीजिए। The resignation of the prime minister amounts to automatic dissolution of the council, absolutely correct। The moment prime minister, क्यों, because the council of ministers is headed, उसका प्रमुख कौन होता है, सो प्रधानमंत्री जी होते हैं। तो ऑटोमेटिकली द रेसिग्नेशन अमाउंट्स टू ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन ऑफ द काउंसिल, एब्सोल्युटली करेक्ट, सी 1 and 3। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये भी थोड़ा सा देख लीजिए। द इदाते कमेटी या कमीशन समटाइम्स सीन इन न्यूज, सो यस याद रखना गाइस, ये जो आता है ना सीन इन न्यूज या कोई कमीशन है, ठीक है, सो दिस सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट। अभी इधर कमीशन क्या है, सिंपल बेसिकली इट इज अ कमीशन विद रिस्पेक्ट टू नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। अब बेसिकली कमीशन ने क्या कहा था, जैसे हम लोग द वे वी हैव नेशनल कमीशंस फॉर SCs, नेशनल कमीशन फॉर STs, नेशनल कमीशंस फॉर OBCs, राइट, उसी तरह से ये इदाते कमीशन फ्रेम किया था टू लुक इनटू दी नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स। और इस कमीशन का भी यही कहना है कि ऑन द लाइंस ऑफ दोस कमीशंस, इस कमीशंस के लिए, इन चीजों लोगों के लिए भी एक परमानेंट कमीशन सेटअप कीजिए। तो ये काफी न्यूज में था, डी नोटिफाइड ट्राइब्स रिजर्वेशन को लेकर वगैरह काफी न्यूज में था। सो इट इज रिगार्डिंग व्हाट, इट इज रिगार्डिंग नोमैडिक, सेमी नोमैडिक एंड डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ DPS स्पेस, ठीक है, क्या पूछा है, नॉट अ DPS स्पेस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस है, आर्टिकल 51 है ये, सो ये तो रहेगा। आगे बढ़ते हैं फिर, देयर एनकरेजमेंट ऑफ सेटलमेंट, यस, ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन, डेफिनेटली यस, आर्बिट्रेशन रिट्रेसल मैकेनिज्म हम लोग इसको बोलते हैं, ये भी आर्टिकल 51 में, ओके, ये भी सही है। देन फॉस्टरिंग रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, यस, ट्रीटी ऑब्लिगेशंस, ठीक है, इन द डीलिंग्स ऑफ ऑर्गेनाइज पीपल, ये ऐसा कोई टर्म ऑर्गेनाइज पीपल भी तो ना था, नहीं, ऐसा कोई टर्म यूज नहीं किया है, तो आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं, valuing and preserving the rich heritage of our composite culture, ये स्टेटमेंट भी है।
तो इसका मतलब क्या, दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे रखना, अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये कौन सा है, दिस इज मोरल एस अ मॉरल, ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं, ये एफडी जैसा थोड़ा सा है ना, कंपोजिट कल्चर वगैरह। ठीक है, वन नंबर क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखोगे तो लिथियम रिजर्व्स की बात किया है क्वेश्चन नंबर 13 में। और लिथियम रिजर्व्स हमें भी पता है बिकॉज ऑफ ई व्हीकल्स, जो लिथियम रिजर्व्स है, लिथियम बैटरीज है, इंपॉर्टेंट है, तो लिथियम एज अ कंपोनेंट इटसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, द सेंटर हैज रिसेंटली साइंड अ डील टू अक्वायर 5 लिथियम ब्लॉक्स फॉर एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट इन अर्जेंटीना। ठीक है, उसके साथ विच इज लोकेटेड इन द लिथियम ट्राइंगल। याद रखना, इसमें सवाल क्या है, द मेन टॉपिक इज व्हाट, लिथियम ट्राइंगल, ये प्लीज याद रखिए। हाँ, सकता है यूपीसी ये भी पूछ दे, द टर्म लिथियम ट्राइंगल रिसेंटली इन न्यूज इज कनेक्टेड विथ, ये समझो। ठीक है, विच आर द आदत, एक तो कंट्री समझ में है कि अर्जेंटीना है, विच अदर कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ द लिथियम ट्राइंगल, तो सिंपल सी बात है, चिली एंड बोलिविया, ये है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, इफ यू कैन सी ओवर हियर, तो हमने यहाँ पे डायग्राम भी आप लोग अपलोड किया है, जस्ट दिस, सो दिस चिली ओवर हियर, बोलिविया ओवर हियर, एज वेल एज अर्जेंटीना ओवर हियर। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। am I clear guys? तो लिथियम ट्राइंगल ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट न्यूज में है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं जल्दी से। यहाँ पे इफ यू कैन सी, विद रेफरेंस टू द संविधान कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आई रिपीट, यहाँ पे वापस हमें क्या देखना है, करेक्ट देखना है। राष्ट्रपति शल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट, जहां पर भी एनी कोर्ट लिखा होता है दैट इज अंडरस्टेबल, इट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंक्लूसिव। ठीक है, एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ हिज ऑफिस। ठीक है, स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मतलब राष्ट्रपति का टेन्योर इज इम्यून, मतलब जुडिशियल इम्यूनिटी उनको एंजॉय करते हैं, विच इज एन एक्सेप्शन टू आर्टिकल 14 ऑल्सो। ठीक है, फ्रॉम एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स फॉर हिज पर्सनल एक्ट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट, ये भी है। परंतु यहाँ पे स्पेसिफाई किया है क्रिमिनल, तो क्रिमिनल के लिए जुडिशियल इम्यूनिटी है, बट ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मतलब टेन्योर के वक्त सिविल एक्ट प्रोसीडिंग्स कैन बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट राष्ट्रपति इन सर्टन केसेस, है ना, प्राय 2 महीने का नोटिस बाद दिया था। यस, दिस स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसमें से करेक्ट कौन सा है, ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट ओवर हियर। सिंपल क्वेश्चन है, बुक में दिया है ये, बट स्टिल इंपॉर्टेंट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अभी आप देखो, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडियाज नेशनल एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 का। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हो सकता है यूपीएससी के स्टेटमेंट्स के बारे में पूछ दे आपको, या फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में पूछ दे, बट दिस इंडेक्स इज इंपॉर्टेंट। इट इज रिलीज्ड बाय नीति आयोग, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी आप लोग मुझे बताओगे नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, आपका काम मुझे बताओगे आप नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। इंडियाज एमपीआई हैज 3 इक्वली वेटेड डायमेंशंस, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसको बोलते हैं शी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये प्लीज 3 चीजों को याद रखना, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है ये। और याद रखना, तीनों को इक्वल वेटेज भी दिया है, तो ये भी एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, इक्वल वेटेजेस। हो सकता है यूपीएससी शायद से ट्विस्ट कर दे, मोर फोकस ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन, लेस फोकस ऑन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हो सकता है। ठीक है, एमपीआई कवर्स मोर इंडिकेटर्स देन द ग्लोबल एमपीआई, एब्सोल्युटली करेक्ट, more indicated than the global effect. तो आंसर इज डेल्टा, ऑल द 3 ऑप्शंस आर एब्सोल्युटली करेक्ट ओवर हियर। ठीक है, ओके, सो मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 18 इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल है। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द प्रीएम्बल, इन प्रस्तावना। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स, तो ये किस कैटेगरी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अब याद है ना, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मोस्टली एनसीईआरटीज में आते हैं, इनके जो स्टेटमेंट्स है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द टर्म सोशलिस्ट, ऐसा नहीं लिखा है एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट, उन्होंने क्या लिखा है बेस्ट, मतलब कहा ना कहा ये चारों के मीनिंग में 19-20 होगा, उसमें से भी हमें देखना है कि प्रियम्बल में बेसिकली व्हाट दिस संविधान इज एक्चुअली ट्राइंग टू से यू। स्टेट ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन टू प्रिवेंट मोनोपोलीज, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, टू प्रिवेंट तो ये थोड़ा सा कम दिखता है। प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास थ्रू स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक प्लानिंग, नहीं ये भी नहीं है। स्टेट्स रोल इन प्रोमोटिंग कलेक्टिव ओनरशिप, ना ये कहा ना कहा इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव के पाया जाता है। स्टेट्स कमिटमेंट टू मिनिमाइज सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि हमारे पास क्या है, जो सोशलिज्म है, वो क्या 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 है, वो क्या
जो सोशलिस्ट जो हमारा थॉट है विच इज अंडर द पर्सपेक्टिव ऑफ डीपीएसपी, तो डीपीएसपी के दो मोटिव है, वन इज इकोनॉमिक मोटिव एंड वन इज सोशल मोटिव। अब दोनों की जो इन इक्वालिटीज है उसको स्टेट को रिमूव करना है, इसलिए स्टेट्स कमिटमेंट टू मिनिमाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक इन इक्वालिटीज। हमें क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन। तो याद रखना ऐसे डिस्क्रिप्टिव बेस्ड क्वेश्चंस को 11th के एनसीईआरटी जो है उसको फॉलो कीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 90 की पहुंच जाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया मे रिटर्न द बिल, ओके फाइन, रिटर्न कर सकते हैं। अदर देन द मनी बिल, एब्सोल्युटली करेक्ट, मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल आर्टिकल 110, एक्सेलेंट। फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, यस, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, हमें क्या देखना है यहाँ पे? करेक्ट ही देखना है। द राष्ट्रपति ऑफ इंडिया शल नॉट विथहोल्ड एसेट, ओके, if the bill is passed again by both the houses after being written by the, तो इसका मतलब कौन सा बिल है? तो दिस अगेन का मतलब ये कौन सा बिल है? दिस इज अ रिकंसीडर्ड बिल। रिकंसीडर्ड बिल पे राष्ट्रपति ने साइन करना चाहिए, ये कहां ना कहां ये एक ऑब्लिगेशन है। हमें क्लियर? तो इवन स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, तो आंसर इसका क्या होगा? सी। ऑलवेज रिमेंबर, जो रिकंसिडर्ड बिल है उसके ऊपर राष्ट्रपति वेटो नहीं सॉल्व कर, वेटो टेक्निकली भी नहीं यूज करे, क्योंकि अगर उन्होंने वेटो कर दिया तो बेसिकली वो उस बिल को कहाँ प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कहाँ प्रिजर्व कर रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ इट माइट बी अ ग्राउंड फॉर वायलेशन ऑफ संविधान ऑल्सो। ओथ लिया है ना उन्होंने, तो प्रोटेक्ट, डिफेंड एंड प्रिजर्व संविधान एज वेल एज लॉ, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हमें क्लियर? ठीक है, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। So let's move on to the next question, question number 20. This is talking about ordinances, power of the Rashtrapati. Ordinances का पावर क्या है? It is under Article 123, ठीक है। और गवर्नर का क्या है? गवर्नर का इज 213। किसका है ये? गवर्नर भाई साहब का है। ओके, लेट्स बिगिन। इसमें हमें क्या देखना है? इसमें हमें देखना है नॉट करेक्ट। ये देखो, इससे पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका ये थीम पढ़िया, उसका थीम पढ़ने के बाद उसका डायरेक्टिव वर्ड पढ़ लिए। चलो देखते हैं अभी। हमें सिंपल सी बात, हमें क्या देखना है? रॉन्ग। अब ऐसे सवाल में क्या कीजिए, सबसे पहले आप सॉल्व कीजिए, सिंपल वे में सॉल्व कीजिए, जो गलत है उसको मार्क कर दीजिए। तो ये भूल जाइए, रॉन्ग राइट वो भूल जाइए। देखो, ऑर्डिनेंस हैज द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो इसमें कोई इश्यू नहीं है। ऑर्डिनेंस मस्ट बी, ओके, लेड बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज विद इन 6 वीक्स, ये भी सही है। ऑफ इट्स प्रोमulgation नहीं, ऑफ इट्स रीअसेंबली, ये याद रखना, रीअसेंबली, ये गलत हो गया, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत है ये। ऑर्डिनेंस कैन नॉट बी इशूड बाय द प्रेसिडेंट व्हेन लोक सभा हैज बीन प्रोरोग। प्रोरोग का मतलब क्या? सस्पेंडेड या पोस्टपोन द सेशन फॉर द सम टाइम, है ना। तो अगर प्रोरोग हुआ है तो ऑर्डिनेंस हैज टू बी इशूड है, कैन बी इशूड, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमें क्या देखना है? तो ये दो आंसर्स हो गए, 2 एंड 3। हमें क्लियर? ठीक है, क्योंकि ऑर्डिनेंस का मतलब ये नहीं कि both the houses are not in session. Ordinance can also be issued when only one house is in session and the other house is not in session by any reason. अगर वो प्रोडक्ट हो, एडजन हो, एडजमेंट साइन डाई हो, फिर भी चलेगा। वो सस्पेंडेड हो, फिर भी चलेगा। हमें क्लियर? ठीक। क्वेश्चन नंबर 21, थोड़ा सा साइंस के बारे में पढ़ते हैं हल्का सा। विच दी फैट्स, ओके, वाई आर दी फैट्स फाउंड इन नट्स। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला, जो नट्स है एंड जो सीड्स है उसमें जो फैट्स पाए जाते हैं उनको कंपेरेटिवली हेल्दी फैट्स या हेल्दियर फैट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, फैट्स इन नट्स एंड सीड्स हैव लोअरिंग कैलोरीज, लोअर नहीं है, हायर होता है ये, देन दोज इन एनिमल, एडिंग इन हेल्दियर वेट मैनेजमेंट, नहीं, स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फैट्स इन नट्स एंड सीड्स आर एब्जॉर्ब मोर रैपिडली, नहीं, स्लोली है, देन दोज एनिमल, रिड्यूसिंग फैट स्टोरेज, नहीं, इंक्रीजिंग है ये, तो ठीक है। फैट्स इन नट्स एंड सीड्स आर प्राइमरीली अनसैचुरेटेड, सही है, which lowers the cholesterol LDL level, absolutely correct, option नंबर सी। फैट्स इन नट्स एंड सीड्स आर प्राइमरली सैचुरेटेड, which lowers, अभी हमने देखा है सैचुरेट नहीं होता, वो अनसैचुरेट होता है। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अनसैचुरेट होता है, क्विक उसका एब्जॉर्प्शन होता है, वेट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है, वेट रिडक्शन में वो मदद करता है, इसलिए उसको हेल्दी फैट्स कहते हैं। ठीक है, okay, let's move on to the next question now. This also question is very important क्योंकि इन्होंने पास पूछा, which are the following statements in the context of methanol economy. मिथेनॉल काफी ये न्यूज में रहा है, तो इट इज एन इंपॉर्टेंट सवाल ऑल्सो। ठीक है, मिथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम हाई एश कोल एंड नेचुरल गैस, एब्सोल्युटली करेक्ट, मिथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इट इज हायर
एनर्जी कंटेंट देन पेट्रोल हायर नहीं है गाइस, ये लोअर है क्योंकि लो कार्बन कंटेंट है, नहीं है तो गलत हो गया ये। एंड मिथेनॉल बर्न्स एफिशिएंटली इन इंटरनल कंबशन इंजन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। जनरेटिंग इन नो पर्टिकुलर मैटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या पूछा इन लोगों ने हमें हमें पूछा है करेक्ट, करेक्ट रहेगा आपका 1 and 3। द ऑप्शन इज सी फॉर दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सीन गैस? सीन गैस ये न्यूज में रहा है, इट हैज बीन इन न्यूज थ्रू कोल गैसिफिकेशन। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कोल गैसिफिकेशन के बारे में। सो द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ सीन गैस? सो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सीन गैस जो होता है उसका जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है उसका बेसिकली दैट इज सीओ, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, नाइट्रोजन भी नहीं है, मीथेन भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 30 डिजीज के बारे में हमेशा, और यहाँ पे भी काला आजार डिजीज भी है, सीन इन न्यूज है, यहाँ पर भी पूछा है। तो काला आजार डिजीज इज विच इज ऑफन इन न्यूज इज बेसिकली बिकॉज ऑफ पैरासाइट ट्रांसमिटेड टू सैनोफ्लेक्स। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, सैनोफ्लेक्स बी, दिस इज इंपॉर्टेंट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एग्रीश्योर फंड। इंपॉर्टेंट है ये, काफी न्यूज में था, काफी चर्चे में था। विच अच्छा यहाँ पे लिखा भी है विच वॉज इन न्यूज। ठीक है, तो व्हाट इज एग्रीश्योर? एग्रीश्योर बेसिकली इज एग्री फंड फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट। याद रखना, इट इज एग्रीकल्चर फंड फॉर्म फॉर स्टार्टअप्स एंड रूरल, आई थिंक रूरल एंटरप्राइजेस। ठीक है, देखते हैं। इट फोकस ऑन सपोर्टिंग टेक्नोलॉजी ड्रिवन वेंचर्स, स्टार्टअप मतलब वेंचर्स इन द एग्रीकल्चर एज वेल एज रूरल सेटअप, एब्सोल्युटली करेक्ट। इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अभी रूरल एंटरप्राइजेस के लिए है तो नाबार्ड तो होना ही चाहिए, सिंपल सी बात है। द ऑप्शन विल बी सी, बोथ 1 and 2। okay, let's move on to next question again in news. The year 2024 marks the 2 years of project cheetah. again प्रोजेक्ट, ये एक थीम है और ये इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, प्रोजेक्ट वल्चर। ठीक है, विच कंट्री वाज द फर्स्ट टू सेंड चीतास टू इंडिया फॉर इट्स री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट? ठीक है, कॉमन सेंस है, नामीबिया। ठीक है, इसने ऑलमोस्ट 8 भेजे थे, इट वाज द फर्स्ट कंट्री सेंड। उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भेजा है, उन्होंने कुछ 12 भेजे थे। तो ऐसे क्वेश्चंस भी थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। हमें क्लियर गाइस? ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू दी स्टैटिक क्वेश्चन। थोड़ा स्टैटिक भी पढ़ लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 43 विच इज रिगार्डिंग ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। पेनिनसुलर इंडिया, वन ऑफ द फिजियोग्राफिक डिविजन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखना है करेक्ट, कोई बात नहीं, देखते हैं। द सोर्स ऑफ रिवर गोदावरी इज नियर त्रंबक इन नासिक, महाराष्ट्र, एब्सोल्युटली करेक्ट। त्र्यंबक ये वन ऑफ दी क्या बोलते हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर नाम का जगह है, मंदिर है भगवान जी का, शिव जी का, इन नासिक, तो वहाँ से गोदावरी आती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। महेंद्रगिरी इन ओडिशा इज द हाईएस्ट पीक इन ओडिशा। कहाँ पे? वेस्टर्न घाट से क्या नहीं, ईस्टर्न घाट्स में है। तो सर वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक कौन सा है? इट इज अनाई मोडी, अनाई मोडी, ये याद रखना। ठीक है, सेकंड गलत हो गया, निकाल दो सेकंड वाले। The Deccan Plateau is higher in the west and Genesis slopes eastwards. Absolutely correct, मतलब ये थोड़ा सा ये ऐसा है। That is we can see multiple east flowing rivers है। हमें क्लियर? अगर हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो एक चीज समझ में आती है कि मैक्सिमम रिवर्स, नंबर ऑफ रिवर्स ऑन द पेनिनसुलर यूनिट इज वेस्ट फ्लोइंग, सॉरी ईस्ट फ्लोइंग। ठीक है, चलो तो आंसर है बेसिकली बेटा 1 and 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 45 नाउ। सॉइल्स के बारे में बात करते हैं। सॉइल्स अ पार्ट ऑफ व्हाट? इट इज अ पार्ट ऑफ बायोज्योग्राफी इन दी नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। काफी स्पेसिफिक पूछा गया है, आप देखते हो उसमें, और इसमें भी क्या देखना है हमें? करेक्ट, ओके। नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज रेयरली हैज स्ट्रेचेस ऑफ एसिडिक सॉइल्स। नहीं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में लार्जेस्ट ट्रैक है, लार्जेस्ट ट्रैक या लार्जेस्ट स्ट्रेचेस ऑफ एसिडोइल्स, तो ये गलत हो गया। सॉइल्स इन दिस रीजन आर रिच इन ऑर्गेनिक मैटर, एब्सोल्युटली करेक्ट। ग्रीन कलर इतना ज्यादा है तो ऑर्गेनिक मैटर उसमें बहुत अच्छा है। एंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द सॉइल इज लोअर एज कंपेयर टू नेबरिंग स्टेट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। न्यूट्रिएंट जो कंटेंट है वो स्लो है, बिकॉज वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बेसिकली जो बारिश होती है इतनी हैवी होती है तो सॉइल्स रुक नहीं पाती वहाँ पे, जो न्यूट्रिएंट कंटेंट वो लीच आउट हो जाता है, इसलिए द न्यूट्रिएंट कंटेंट इज लोअर एज कंपेयर टू द नेबरिंग स्टेट्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? ओनली 2, दैट इज 2 and
ठीक है गाइस, चलो आगे बढ़ते जल्दी से। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 49 नाउ। देखते हैं, इट इज अगेन इट्स अ डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है चलो। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, अच्छा रिवर्स के बारे में पूछा है, रिवर्स के बारे में, ठीक है। इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स ऑफ इंडिया, ओरिजिन महाराष्ट्र, ठीक है, बे ऑफ बंगाल में जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब इट इज अ ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ठीक है, आंध्रा में, ठीक है। रिवर्स फ्लोज थ्रू स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्रा, मतलब ये ऐसी आती है। अब ऐसी जो आती है मोर और लेस कृष्णा, लेकिन फिर भी देखते हैं चलो। द ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ द रिवर इज अ स्प्राउट इन द माउथ ऑफ द स्टैचू ऑफ अ काउ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ तुंगाभद्रा। इट्स सिंपल सी बात है, कृष्णा, कृष्णा रिवर। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करते हो 11 की, तो पूरा का पूरा एज इट इज लिखा, इट्स एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट अ कृष्णा रिवर। देखते ऑप्शंस में है क्या, ऑप्शंस में जरूर होना चाहिए। यस, देखो कृष्णा रिवर, एब्सोल्युटली करेक्ट। Okay, let's begin with question number 54. With a, why did a large portion of India's workforce continue to be engaged in agriculture despite agriculture sector is declining in GDP from 1950 to 1990? सवाल क्या पूछा गया है कि बेसिकली देयर आर मल्टीपल सेक्टर्स, उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर ये मेन है। 1950 से लेकर 1990 तक जो एग्रीकल्चर सेक्टर का जो क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन, वो डिक्लाइन हो चुका है इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट स्टिल जो लार्ज वर्कफोर्स उसमें है। तो उसके रीजन उन्होंने पूछे। इनइफेक्टिव लैंडफॉर्म, अगर इनइफेक्टिव होता तो वैसे क्यों टिकते, तो ये तो नहीं है। इनसफिशिएंट टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, नहीं, अगर इसमें तो क्यों टिकते। गवर्नमेंट्स पॉलिसी फोकस ऑन एग्रीकल्चर, नहीं, तो क्या है। इनएबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल एज वेल एज सर्विस सेक्टर्स टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर फोर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, दिस इज एक्चुअली द मेन आंसर, द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑल्सो। क्योंकि देखो जो इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर, जो इंडस्ट्रियल सर्विस सेक्टर्स है, उनका क्या कहता है, उनका जो लेबर इनटेक है या एम्प्लॉयमेंट इनटेक है, वो फिक्स होता है, बहुत कंफर्म होता है। ऑल ऑफ असन अगर इमेजिन करो जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के, अगर वहाँ पे पूरा का पूरा एक लेबर फोर्स एक चंक में चला जाता है, तो उनका वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा। हमें क्लियर? सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज इनएबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू एब्जॉर्ब द एक्सेस लेबर फ्रॉम द एग्रीकल्चरल सेक्टर्स। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। यस, ये भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। सॉर्ट ऑफ ये एक हल्का सा पीवाक्यू भी इन अ मॉडिफाइड फॉर्म। विच आर द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय आरबीआई फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ फॉरेक्स इनफ्लोस? ओके, ओपन मार्केट इसमें देखने के हमें करेक्ट, ठीक है। ओएमओ, सीएलआर, एसएलआर, एब्सोल्युटली करेक्ट। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, एलएफ, एब्सोल्युटली करेक्ट। फॉरेक्स स्वैप्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। बैलेंस ऑफ द गवर्नमेंट विद द गवर्नमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड सीआरआर, तो सीआरआर तो ओएमओ में आता है, तो इसका आंसर क्या होगा, डेल्टा। तो यस, ये these are all the instruments, these are all the methods which the RBI will be using for currency sterilization. Am I clear? On the similar front, let's look at the next question now. Consider the following statements, okay, which of the above are considered as the assets of RBI? तो उन्होंने आरबीआई के एसेट्स पूछे हैं, ना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं, आरबीआई के एसेट, रुपी सिक्योरिटीज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये तो है। डिपॉजिट्स नहीं, ये गवर्नमेंट के होते हैं। नोट्स, ये भी गवर्नमेंट के। एंड लोन्स एंड एडवांसेस, यस। इसका आंसर क्या होगा, 1 एंड 4, कहाँ पे 1 एंड 4 है? आई थिंक द फोर्थ ऑप्शन, डी, डी ऑप्शन इज 1 एंड 4, डेल्टा, इसका आंसर डेल्टा होगा। एक बार देख लेते हैं उसको भी हम लोग। यस, द आंसर इज डेल्टा 1 एंड 4। क्विकली मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 61 ऑल्सो। ये भी एक अच्छे सवाल है। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम is a measure of, it's a static question but still it is important, it's a measure of simple, it's a maximum amount of the goods and services a domestic economy has at its disposal. अब एक ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम लोग एफडीएस एंड एफआईआईस करते हैं, तो कितने गुड्स एंड सर्विसेज उस किसी भी कंट्री के पास, उसके पास डिस्पोजल को है, दैट्स इंपॉर्टेंट। इसलिए नेशनल डिस्पोजेबल इनकम कंसेप्ट से समझ में आता है, जैसे मैक्सिमम अमाउंट, मिनिमम नहीं है, टोटल नहीं, ग्रॉस भी नहीं है, इट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डोमेस्टिक इकोनॉमी हैज इट्स डिस्पोजल, सो इट इज सी। चलो, क्वेश्चन नंबर 63 अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब्स, ओके, गवर्नमेंट पॉलिसीज विच आर इंटेंडेड टू reduce the deficits and accumulation of debts. So technically intention of what, reduction the debt. Common sense से सिंपल सी बात है, fiscal consolidation. It's one of the initiative, it's one of the policies जहां पे गवर्नमेंट जो उसके डेफिसिट्स है, बजट डेफिसिट्स वगैरह, उसको कम करने की बेसिकली कोशिश करता है।
सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, फिजिकल डेफिसिट। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ओके, या क्वेश्चन नंबर 66, which of the following is most likely impact, okay, of modernization on the budget deficit? Okay, which of the following is most likely impact of the modernization of budget deficit? डिक्रीज मनी सप्लाई होगा क्या? नहीं, ये डिक्रीज नहीं होगा, ये इंक्रीज होगा, तो ये गलत हो गया। अगर मनी सप्लाई इंक्रीज होगा तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। इंक्रीज हाउस होल्ड कंजप्शन नहीं, अगर मॉडर्नाइजेशन होगा तो बेसिकली ये डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा। एंड डिक्रीज प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं, चलो गलत है। तो टेक्निकल आंसर इज बेसिकली 66 का बी, विच इज इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन। हमें क्लियर? ठीक है, चलो थोड़ा सा अभी हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। कुछ हिस्ट्री क्वेश्चंस भी हम लोग अभी टैकल करने की कोशिश करेंगे। ओके, विथ रेफरेंस टू द कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ओके, कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म उपासक? उपासक का मतलब क्या होता है? इट refers to priest to perform rituals, नहीं। refers to the Jain scholar who voluntarily fast to death, नहीं। it refers to the refers to lay followers of Buddhism who are not monks but practice the teachings, ठीक है। it refers to the person who has achieved enlightenment and leads to अगर ये person, ये बुद्धा हो गया, तो ये refers है। it refers to the followers of Buddhism who are not actually monks but practice the teachings। उपासक का मतलब ही पढ़ाना है ना, सिखाना है, ठीक है। तो the answer will be C over here। Okay, so let's move on to the next question now, question number 87। with reference to the architecture के बारे में पूछा है of the Buddhist stupas के बारे में पूछा है। what is the term Vedika? term means over here, Vedika specifically means that it's a type of stone railing, ठीक है, which encloses the sacred structure। a very simple and सीधा एनसीईआरटी में दिया है आर्ट एंड कल्चर में, ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इट्स अ स्टोन रेलिंग दैट एनक्लोजेस द सेक्रेड, जो स्ट्रक्चर होता है उसके सामने का जो स्टोन रेलिंग होता है, दैट इज बेसिकली वेदिका। सिंपल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 19 नाउ। अगेन द टर्म डिजीज इन न्यूज। ओके, द टर्म डिजीज एक्स व्हिच वाज इन न्यूज, समटाइम्स इन न्यूज, रेफर्स टू, इट्स एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि डिजीज है तो इंपॉर्टेंट भी है, न्यूज में भी है। सिंपल है, इट्स एन अननोन पैथोजन दैट कैन कॉज अ ग्लोबल पैंडेमिक। काफी न्यूज में था ये डिजीज एक्स या डिजीज 10, बेसिकली यार ये ग्लोबल पैंडेमिक वापस जो क्या बोलते हैं कोविड की कंडीशन हुई थी ना, वापस होने की शक्यता है, ये काफी न्यूज में था। सो ये भी टर्म थोड़ा सा याद रखिए, डिजीज 10 या डिजीज एक्स, ग्लोबल पैंडेमिक थिंग। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 93 नाउ। एनवायरमेंटल क्वेश्चन है। रीजन एक्स इज डेसिग्नेटेड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, बाय अ कंट्री। ओके फाइन, which of the following is the most likely impact on the management as well as usage? ओके फाइन, एक कंट्री है, एक रीजन है जिसको BR बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया, घोषित कर दिया है। अब ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट लाइकली इम्पैक्ट अपॉन द मैनेजमेंट एंड यूसेज, ठीक है। स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज विद नो एक्सेस टू लोकल, ऐसा तो नहीं होगा, नो एक्सेस नहीं होगा, लोकल तो रहेंगे यहाँ पे, ये गलत हो गया। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अलॉन्ग विद द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। ओके, कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ एनी इकोनॉमिक, नहीं, कंप्लीट प्रोहिबिशन नहीं होगा, रेगुलेटेड प्रोहिबिशन होगा, ठीक है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, नहीं, गलत है, ये भी गलत हो गया। रीजन कम्स अंडर शेयर जुडिशन ऑफ द नेशनल गवर्नमेंट एंड यूनेस्को, वीक स्टेटमेंट। प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। आंसर क्वेश्चन नंबर 93 इज बी, बेटा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस होगा, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 94। ये भी थोड़ा सा, इफ यू ट्रैवल टू सुंदरबन, सुंदरबन से क्या है, बेसिकली मैंग्रोव्स है, ठीक है, सुंदरी ट्री अगर आपको याद है, ठीक है। यू आर लाइकली टू सी विच आर द फॉलोइंग एनिमल्स इनहैबिटिंग नेचुरली देयर, मतलब वहाँ पे नेचुरली कहाँ पे ऐसे पाए थे, पूछा है, करेक्ट। रॉयल बंगाल टाइगर बहुत ऑब्वियस है। गैंजेटिक डॉल्फिन, यस। एयरवे डॉल्फिन, एब्सोल्युटली करेक्ट। लायन टेल मकाको, नहीं, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, अगर आप देखोगे तो तीनों के तीनों ईस्टर्न घाट्स पे है, लेकिन ये जो है लायन टेल मकाको, ये वेस्टर्न घाट्स में पाया जाएगा। तो ये देखो क्या लिखा है, इनहैबिटिंग नेचुरली, तो नेचुरल तो नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग। तो 1 2 3 कौन सा, 1 2 3 बेटा, बी ऑप्शन है यहाँ पे। हमें क्लियर गाइस, चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 95। कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पे दो चीजें याद रखना आपको, वन इज जूजैंथेले जो एल्गे है सिंगल सेल, एंड कोरल पॉलिप्स। और इन दोनों के बीच में क्या है, सिम्बायोटिक या म्यूचुअल रिलेशनशिप, ठीक है। लेट्स बिगिन। शैलो वाटर
corals have typically brown or green in color, whereas deep color corals are often bright. क्यों bright? क्योंकि ऊपर लाइट ही नहीं है. स्टेटमेंट सही है. Unlike shallow water, deep lack photosynthetic algae. Absolutely correct. क्योंकि डीप सी में क्या होगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, डीप सी में क्या होगा, केमोसिंथेसिस. अब ये टेक्निकली ये जो डीप सी वाले हैं ये आपको पैसिफिक ओशन में ज्यादा मिलेंगे. ठीक है. सो टेक्निकली बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. द आंसर विल बी 1. द सेकंड स्टेटमेंट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. एम आई क्लियर? ठीक है. चलो, इसका आंसर 1 होगा. यस, इसका आंसर 1 होगा. ठीक है. चलो चलो क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ जाते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इकोलॉजिकल, चलो फुटप्रिंट. ठीक है. ओके. इकोलॉजिकल इकोसिस्टम एबिलिटी टू सपोर्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज इन एरिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, ठीक है. कैपेसिटी ऑफ द इकोसिस्टम रीजनरेट व्हाट पीपल कैन डिमांड, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन, नहीं, ये भी नहीं है. बताओ जल्दी से कौन सा ये 96 क्वेश्चन नंबर फुटप्रिंट के बारे में लिखा है. ठीक है. इट इज द अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर जो चाहिए, रिक्वायर्ड किसके लिए, सपोर्ट द डिमांड्स ऑफ द पॉपुलेशन. तो क्वेश्चन नंबर 96 का क्या है, बी इज द टेक्निकली आंसर. हमें क्लियर. ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन नाउ. कंसीडर फॉर सी ऑटर्स प्ले अ की रोल इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ केल्प फॉरेस्ट. केल्प फॉरेस्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए. केल्प फॉरेस्ट हो गया, बोरियल फॉरेस्ट हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए. सही स्टेटमेंट है ये. बिकॉज सी ऑटर्स फीड ऑन सी अर्किन्स, एब्सोल्युटली करेक्ट. क्योंकि सी अर्किन्स के कारण बेसिकली थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, लेकिन जब ये सी ऑटर उसको खाते हैं तो कहाँ ना कहाँ होम्यो सिस्टम या हेल्थ ऑफ इकोसिस्टम एब्सोल्युटली मेंटेन. तो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड द आंसर विल बी अल्फा ए. सो यहाँ पे हमने टेस्ट नंबर 26 का प्रॉपरली डिस्कशन लिया. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैव टच्ड इट. मिलते हैं अगेन फॉर द नेक्स्ट पेपर डिस्कशन. टिल देन, जय हिंद एवरीवन. थैंक यू सो मच गाइस.